नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे कि जो एक बजट आया है अभी 1 फरवरी 2024 को, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस बजट का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बजट में ज्यादा चीजें हैं नहीं। क्योंकि 2024 के बाद सरकार एक जरूरी नहीं है कि जो सरकार अभी चल रही है वो आगे भी आए, और दूसरा जो सरकार आएगा वो अपने हिसाब से पेश करेगा। तो इसी में थोड़ा सा चर्चा मैं करूंगा आज कि यूनियन बजट 2024-25 है क्या और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो आप सबको मालूम है कि अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतने तक का टाइम है। तब तक में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद दूसरी सरकार आ जाएगी। यही सरकार आए तो ठीक है, दूसरी सरकार आए तो उसके लिए जुलाई में वो अपना बजट फिर से पेश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनियन बजट 2024-25, तो यूनियन बजट जैसे शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कई लोग बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि यूनियन बजट जैसा शब्द हमारे संविधान में है ही नहीं। तो बजट की जगह होता है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, और ये संविधान में आर्टिकल नंबर 112 में वर्णन है, ठीक है। अब पूरा बजट से रिलेटेड 112 से 117 तक में आर्टिकल हैं, जिसमें आप देखते होंगे एक बहुत इंपोर्टेंट 116 में है, ठीक है ना, जो अंतरिम बजट या फिर इंटरिम बजट कहते हैं। अब ये शब्द मैं क्यों ला रहा हूं, अंतरिम बजट। तो 3 बजट होते हैं हमारे, बजट जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो होता है इंटरिम बजट, फुल बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट। तो कुल मिला के 3 तरह के बजट होते हैं। तो अंतरिम बजट मैं बताता हूँ क्या होता है। तो अंतरिम बजट के तहत ये होता है कि जो सरकारें होती हैं, जिस साल चुनाव होने वाले होते हैं, तो बाकी बचे हुए जो समय है, जैसे फरवरी में अभी बजट देना था और समय कितना होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने का। तो 3 महीने 4 महीने किस तरह सरकार चले, क्या उसका आगे का मॉडल रहेगा, क्या फाइनेंस में सेक्टर रहेगा, क्या लेन देन रहेगा, क्या व्यय रहेगा, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या कमाई रहेगी, उसका ब्यौरा देते हैं अंतरिम बजट। तो कुल मिला के अंतरिम बजट आखिरी चुनावी साल में, आखिरी साल में प्रस्तुत किया जाता है, जितना समय बचा। और फुल बजट आप सबको पता है, पूरे 1 साल का ब्यौरा देना होता है, व्यय का, कर का, और क्या योजनाएं हैं, इनका सारा कुछ डिटेल देना होता है, वो फुल बजट का। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट एकदम पूरी तरह अंतरिम बजट या फिर एंटरिम बजट की तरह ही होता है, पर ठीक है ना, मोस्टली ये 2 से 3 महीने के लिए होता है। तो इस बार का अगर बजट की हम बात करें तो ये वोट ऑन अकाउंट ही है, ठीक है। इसके बाद बजट में हम कुछ और चर्चा करते हैं कि बजट के लिए आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन। तो इसके लिए बजट के लिए बजट डिवीजन ऑफ और डिपार्टमेंट होता है, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। तो ये बजट को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले देखते हैं कि बजट जब आता था ना, थोड़ा इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि पहले चीजें लीक हो जाती हैं, जबकि बजट ऐसा चीज है, बजट ऐसा वो है जो कभी लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें लीकेज के लिए एक पहले प्रिंटिंग प्रेस में जाता होगा ये बजट, जो पूरा हम लोग चिट्ठी पढ़ते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर प्रिंटिंग के लिए जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस की अभी व्यवस्था, जो नॉर्थ ब्लॉक आप देखते होंगे ना फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो नॉर्थ ब्लॉक में प्रिंटिंग प्रेस को रखा गया है, ये इसकी सिक्रेसी मेंटेन करने की, सिक्रेसी मतलब सिक्योरिटी के लिए। पहले 1951 से 80 तक ये मिंटो रोड में जाया करता था छपने के लिए, लेकिन अब वही नॉर्थ ब्लॉक में प्रिंटिंग प्रेस को इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। और जिसमें आईबी, दिल्ली पुलिस, ये सब इनकी सबकी निगरानी होती है। तो सिक्रेसी बहुत रखा जाता है बजट के, ठीक। और अभी कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊंगी, कौन पेश किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है वर्तमान में, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जो मुझे लगता है 6वीं बार बजट पेश करेंगी। और एक फैक्ट मैं बता दूं यहीं पर कि बजट सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया है भारत में बजट। और उसके बाद फिर अगर देखे तो पी चिदम्बरम जी पेश कर चुके हैं लगभग 9 बार। तो इस तरह है। और आपको एक फैक्ट और 2 घंटे 42 मिनट का भाषण सबसे लॉन्गेस्ट किसका है, तो निर्मला सीतारमण जी का है। और सबसे ज्यादा
शब्द सीमा की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1992 में 18,650 शब्द बोले थे। ये कुछ फैक्ट हैं जो हम सबको देखना होता है। अब देखिए जैसे भारत की स्थिति क्या हुई, तो आप सबको पता है कि भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का वाला देश है। 1 ट्रिलियन हुआ करता था 2007-8 में, फिर 2 ट्रिलियन हमारा पहुंचा 2014-15 में, फिर इसी तरह 21-22 में अब 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन का हमारा लक्ष्य 2026-27 तक पहुंचने का। पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते वो हम आगे चल के देखेंगे। तो इस तरह का कुछ बजट से रिलेटेड कुछ चीजें। अब हम शुरुआत करते हैं बजट की, कि जो निर्मला सीतारमण जी पेश की हैं तो कैसे, मतलब क्या क्या उन्होंने गिनाया, क्या क्या अचीवमेंट अपना गिनाया। तो सबसे पहले एक आप यहाँ देख रहे होंगे कि 4 शब्द हमारे मोदी जी बोले थे अभी सितंबर 2003 में। हमारे लिए 4 चीजें, 4 जाति बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये नहीं। फिर क्या हो सकते हैं, अब आप खुद से दिमाग लगाइए। तो सबसे पहला उनका जाति का गरीब के बाद कौन से हो सकते हैं? महिला के बाद कौन से हो सकते हैं? युवा। फिर चौथा आप कौन है? किसान। 4 जातियां हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बात किया था। तो इन्हीं के इर्द गिर्द बजट को इस बार घुमाया गया है। हालांकि बजट बहुत लंबा नहीं है, फिर भी इन्हीं के इर्द गिर्द बजट को घुमाया गया है। अब कुछ अचीवमेंट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या क्या हुआ। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि एनडीए 1 और एनडीए 2। एनडीए 1 मतलब कि 2014 से लेकर 2019 तक वाली सरकार, उसके बाद फिर 2019 के बाद एनडीए 2 कहा जाता है। ठीक है, तो एनडीए 1 के सामने उन्होंने कहा बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे, उनमें जैसे बहुत सारे रिफॉर्म करना था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर चैलेंजेस थे, इंटरप्रेन्योरशिप वाला मामला थोड़ा कठिन था, जॉब का कंडीशन वो करना था, ग्रो करना था, तो हमने किया। एनडीए 1 ने ये किया। और एनडीए 2 का जो सेकेंड टर्म आया उसमें हमने ये किया कि डेवलपमेंट किया और इंक्लूसिविटी पे हमने ध्यान दिया। इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता, सब चीजों में विकास। डेवलपमेंट मतलब विकास, खासकर सोशल और ज्योग्राफिकल। ठीक है, ये उन्हें अपना कुछ अचीवमेंट बताया कि एनडीए 1 और एनडीए 2 की अभी तक की ये लेखा जोखा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने देखा आपने कि कोविड आ गया बीच में, ये सारी चीजें चली, तो कोविड में बहुत सारी समस्याएं हुई, भारत को बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना, बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं। वैक्सीनेशन में हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ा। आत्मनिर्भर जो शब्द आया उसमें कोविड में आया, और अमृत काल जो शब्द आए सब कोविड में आया। तो इन सब इनका जिक्र निर्मला सीतारमण, एफएम में कहूंगा तो आप समझ जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो एफएम ने किया। और उन्होंने ये किया कि हमने लगभग 10 सालों में कितनी गरीबी कम की है? 25 करोड़ लोगों की हमने गरीबी कम की है। मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग तरीके से गरीबी हो सकती है। किसी को खाने का नहीं है, किसी के घर नहीं है, किसी को खेत नहीं, किसी के रोजगार नहीं है। तो मल्टी डायमेंशन जो गरीबी थी हमने उसको कम किया है 25 करोड़ लोगों की। जिससे उन्होंने एक डाटा भी दिया कि 2005-6, हालांकि वो डाटा है 2005-6 में गरीबी 11% हुआ करती थी, और अब 55% हुआ करती थी, और आज की डेट में 2023-24 या फिर 2022-23 में ये 11% है गई। पहले कितना होते? 55%, अब 11%, मतलब 25 करोड़ लोगों का हमने किया है गरीबी रेखा से बाहर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बहुत ही बड़ा एक चीज डिस्कस किया, पीएम जनधन। हमने लिखा है 4 जाति हो गई अचीवमेंट इंडिया सेकंड, 10 साल में 25 साल। पीएम जनधन योजना में लगभग हमने डायरेक्ट ट्रांसफर 34 लाख का किया है। और उससे इम्पोर्टेंट उन्होंने ये बताया कि सबसे जो लीकेज होता था, लीकेज में कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास पहुंचते पहुंचते जिनके पास पैसा जाना चाहिए था, वो हमने लगभग 2.7 लाख करोड़ बचाया है। सोचिए, ये बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो लीकेज का चांस बहुत कम है, डायरेक्ट किसान के खाते में मिल जा रहा है। ये बात आपने भी महसूस की होगी। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया। फिर उन्होंने अंडर गवर्नमेंट ई नाम इलेक्ट्रॉनिक जो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड है उसमें बहुत सारा अचीवमेंट बताया कि हमने लगभग 3 लाख करोड़ लोडिंग वैल्यूम किया है। ठीक है, फिर एक आपने देखा है, हाँ, एवरेज रियल टाइम इंक्रीजमेंट
सॉरी सुनो, सॉरी एवरेज रियल टाइम इंक्रीजमेंट नहीं, एवरेज रियल इनकम, अरे एवरेज रियल इनकम को हमने बढ़ाया है, अब 50% तक ये बढ़ाया, 50% बढ़ाया। उन्होंने एक डाटा दिया कि पर कैपिटा इनकम, आप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति एक साल में कितना रुपए कमाता है। तो पहले ये हुआ करती थी 68,572 रुपए, जो आज की डेट में 58,374 रुपए एक व्यक्ति भारत का कमाता है। ये आप इन्होंने ऐसा डाटा दिया, ठीक है। फिर जीडीपी के बारे में बोला कि हमारी जीडीपी 7% से ज्यादा होने वाली है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का फुल फॉर्म आप सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन जीडीपी का नया एक स्वरूप उन्होंने दिया। क्या क्या बोला जीडीपी के बारे में? तो गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, दैट इज जीडीपी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जीडीपी का एक नया फार्मूला दिया और उन्होंने डेवलपमेंट के लिए मंत्र भी दिया। डेवलपमेंट के लिए मंत्र में क्या है कि सबका विकास सबका साथ, ये आप सबको मालूम है, सबका विकास सबका साथ और सबका विश्वास, ये दूसरा टर्म, ठीक है। अब डेवलप, ठीक, इतनी बातें हो गई। अब 2047 तक ये कहा जाता है कि भारत अभी विकसित से विकासशील हो जाएगा, डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, मतलब अभी 20 साल लगेंगे लगभग। तो इस तरह उन्होंने बात किया। और फिर हम बात करते हैं कि कुछ और चीजें हैं, जैसे अन्नदाता। अन्नदाता मतलब 11.8 करोड़ किसानों को हमने डायरेक्टली क्या किया है, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, मतलब लोन के रूप में दिया है। फिर ऐसे कुछ और 1361 मंडियां स्टेब्लिश की गई है। पीएम किसान योजना के तहत 4 करोड़ फार्मर को, लोगों को किसान वो दिया गया है, बीमा योजना दिया गया है। और क्या, हाँ, हमारे भारत देश में राइस और फीड का बहुत भयंकर प्रोडक्शन रेट बढ़ा है। जैसे 2020 में एक आंकड़ा दिया था 30 लाख मेट्रिक टन, 2020-21 का डाटा है, तो वहीं जाके 38 लाख मेट्रिक टन कब हो गया 2023-24 में। ऐसे गेहूं का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है कि 262 लाख मेट्रिक टन होता था, अब जाके ये 390 में पहुंच गया है। इस तरह का कुछ हमको डाटा मिला है। हालांकि ये बजट जो आता है ना, इसमें डाटा का बहुत खेल होता है। जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब कुछ सेक्टर है, हम अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। जैसे सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या सरकार ने किया है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक और प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। फिर आप नैनो डीएपी, फर्टिलाइजर, यूरिया, इन सब में क्या करेगी सरकार, सस्ते दामों में उपलब्ध कराएगी, ठीक है। और एक और बात की, आत्मनिर्भर ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब सरसों का हो गया, सोयाबीन का, इनके लिए क्या करेगी, अभियान चलाया जाएगा कि इनकी बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि आजकल लोगों के पास आप देख रहे हैं, बहुत लोगों के, कम ही लोगों के पास ऑयल सीड बचे हैं। पहले हम लोग के घरों में होता था, आजकल ये नहीं रह गया, तो इसको बढ़ाएगी। और क्या करेगी एग्रीकल्चर के उसमें, कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट करेगी, मतलब डेयरी विकास के लिए कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे, डेयरी के विकास होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में की जाएंगी। प्रधानमंत्री संपदा योजना चलेगी ही, जॉब अपॉर्चुनिटी उससे बढ़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। इक्वेटिक, हाँ, एक और है एक्वा पार्क। एक्वा पार्क का इस्टेब्लिशमेंट होगा। एक्वा पार्क के इस्टेब्लिशमेंट मतलब फिशरीज बनेंगी, मैराइन एनिमल। और आप लोग देख रहे होंगे एक्वेटिक इसमें हर जगह क्या कर रहे हैं, एक्वा पार्क बन रहे हैं, बच्चे देखने जाते हैं, उससे पर्यटक बढ़ता है, उससे इनकम जनरेट होती है। तो इस तरह की चीजें की जाएगी। अब दूसरा है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1.4 करोड़, मतलब 1.4 करोड़ लोगों को इन्होंने डाटा दिया है कि हमने क्या किया है, स्किल को अप स्किल कर दिए हैं। अप स्किल किए हैं, अप स्किल मतलब उनके पास स्किल थी तो उसको हमने बढ़ा दिया है, किस स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। और लगभग 54 लाख लोगों को हमने क्या किया है कि री स्किल किया है, ठीक है ना, मतलब री स्किल्ड,
मतलब उनके पास और जो कुछ था उसी में बढ़ा दिया गया। अब स्किल मतलब उनको स्किल दिया गया है, 54 लाख लोगों को री स्किल कर दिया गया है, जिसके तहत वो अपना काम ढूंढ रहे हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया डाटा इन्होंने दिया है कि अपने आईआईटी, एम्स और यूनिवर्सिटीज कितने हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आईआईटी की संख्या अभी अपने देश में कितने हैं? अभी से हम लोग पहले कुछ दिन पहले गिना करते थे 12-13, तो 2014 में ये थी 16। कितने हुआ करते थे? 16 आईआईटी, और 2023 में जाके ये 23 हो गए। एम्स की अगर हम बात करें 2014 में 7 एम्स हुआ करते थे। आज की डेट में भारतवर्ष में केवल 2023 में, मतलब 2014 से लेकर 23, मतलब लगभग 10 सालों में 22 एम्स हो गए हैं। ठीक है, मेडिकल का क्षेत्र में। और यूनिवर्सिटीज की संख्या 723 हुआ करती थी, और आज की डेट में 1113 यूनिवर्सिटी है। इस तरह का डाटा दिया गया। अब हम आ जाते हैं कि अब क्या था नारी शक्ति योजना। नारी शक्ति में क्या इन्होंने दिया? इन्होंने मतलब कि एफएम ने या फिर सरकार ने क्या क्या अपने आप को दिखाया। ठीक है, तो इसमें स्टेम आप समझ रहे हैं। स्टेम कोर्सेज में किसका? महिलाओं का एनरोलमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। स्टेम कोर्सेज का मीन्स होता है एस मतलब साइंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग, एम मतलब मेडिसिन। ठीक है, तो ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था, महिलाएं आर्ट पढ़ती थी, कुछ भी पढ़ती, टीचिंग है। तो आप सोचिए स्टेम कोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है 10 साल में लगभग 28%। ठीक है ना, 10 साल पहले 28% हुआ करती थी, आज बढ़ के ये स्टेम कोर्सेज में एडमिशन एनरोलमेंट 43% होते। वन ऑफ द हाईएस्ट अगर बात करें तो पूरे विश्व में ये संख्या है। तो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये हमारा मैटर, उनका मैटर नहीं है, लेकिन एनरोलमेंट हुआ है, ऐसा डाटा मिला है। और क्या किया नारी शक्ति में? ट्रिपल तलाक को क्या किया है? इलीगल कर दिया है, आप सबको मालूम है। तो इसमें एक स्टेम वाला लिख लीजिए, ट्रिपल तलाक इलीगल, ये नारी शक्ति के उसमें किया गया है। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि लगभग 70% जो घर दिए गए हैं अंडर आवास योजना, आप समझ रहे हैं, महिलाओं के नाम पे दिए गए। ये नारी शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका है, ये उन्होंने कहा। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स, किसके लिए? 9 से 14 साल के बच्चियों के लिए खासकर क्या किया जाएगा कि सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप खुद पाएंगे क्या होता है। तो आप देखेंगे कि मतलब बच्चों नहीं, लड़कियों के एम्ब्रियो और कुल मिला के अगर कहा जाए रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा एक बीमारी होती है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध किया जाएगा 9 से 14 वर्ष का। ये हेल्थ सेक्टर में नया लाया है। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 लाया गया, न्यूट्रिशन फॉर चाइल्ड के लिए। फिर यूविन प्लेटफॉर्म है, यूविन प्लेटफॉर्म, यू और विन, ये आप ध्यान रखिए। यूविन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो ये हमारा क्या होता है? प्रतिरक्षा, इम्यूनाइजेशन एफर्ट फॉर मिशन फॉर इंद्रधनुष आप लोग सब जानते हो। उसके तहत इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया है, इसको बोलते हैं यूविन। ठीक है, तो इस तरह की हेल्थ के सेक्टर में ये चीजें हुई हैं। आयुष्मान भारत स्कीम लाया ही गया है, आप सबको मालूम है। ठीक है, जिसमें आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, उनको हेल्प दिया जाएगा। ठीक, अब इनोवेशन ये हो गया, इसमें सर्वाइकल कैंसर वाला आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इनोवेशन मतलब नए नवाचार में हम क्या करेंगे। तो नए नवाचार में बहुत ही ज्यादा एक असिस्टेंट मिला है कि 1 लाख करोड़ लोन आपको दिया जाएगा फ्री में। सोचिए आप लोग इनोवेशन कुछ कर रहे हैं ना, तो 1 लाख करोड़ रुपए का आपको सरकार फ्री में असिस्टेंस देगी, आप लोग कुछ कर सकते हैं। और 75,000 करोड़ रुपए ये स्टेट को भी मिलेगा, और कब तक के लिए? 50 साल के लिए। और 75,000 करोड़ कितना रुपए होता है? कोई राज्य अगर इनोवेशन कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट देगी,
कि आप ले जाइए फ्री में, इनोवेशन करिए, नवाचार करिए। आप साइंस के फील्ड में है, मेडिसिन के फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो आप इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये इनोवेशन बूस्टिंग के लिए ये कितना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सब्सिडी शुगर, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है गरीबों के लिए, कि जो हम सबको पता है कि अंत्योदय अन्न योजना जो उसके बेनिफिशरीज है, उनके लाभ जो पाते हैं, तो उनको 18.5 रुपए किलो शक्कर मिलेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुद्रा लोन आगे पॉइंट है। मुद्रा लोन में कहते हैं कि 43 करोड़ लोन की संख्या है। लोन पैसे नहीं बता रहा, 43 करोड़ लोन की संख्या है, जिसमें 30 करोड़ लोन महिलाओं को दिया गया है। नंबर ऑफ लोन्स लेने वालों की संख्या कितना है? 43 करोड़ लोग हैं, जिसमें 30 लाख अकेले महिलाओं ने लिए हैं। तो किस तरह से नारी सशक्तिकरण हो रहा है और नारी शक्ति में विकास हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नारी शक्ति में आप वो भी एक जोड़ लीजिए कि जो संसद में, पार्लियामेंट में कि 1/3 सीट जो हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी, और अलग अलग स्टेट असेंबलीज में भी रखी जाएगी कि वो चुनाव लड़ पाएंगे, ठीक है। अब कुछ और आगे बात करें, न्यू कॉरिडोर में क्या हुआ? 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत है हमारे लिए और आपके लिए। तो 3 नए कॉरिडोर कैसे हैं? एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। अब देखिए, एनर्जी मतलब ऊर्जा, मिनरल और सीमेंट, इन कॉरिडोर जहां जहां पे हैं, तो इन कॉरिडोर को आपस में जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जल्दी से जल्दी माल सप्लाई हो पाएगा। पोर्ट कनेक्टिविटी, सोचिए पोर्ट कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है अपने देश में, क्योंकि आसान नहीं है। अभी पोर्ट कितने सारे 12-13 बंदरगाह जो है हमारे, कांडला, गुजरात, कच्छ, कोच्चि, ये सब हर जगह है ना, तो इनको कनेक्ट किया जाएगा आपस में, ठीक। और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो 3 कॉरिडोर ये सामने निकल के आए हैं, कहा गया है, तो इनको आप ध्यान रखिए इनका। वंदे भारत में 40,000 बोगी जो है ना, अलग अलग ट्रेन में लगाए जाएंगे, कि वंदे भारत की जिस तरह बोगियां होती हैं वो नॉर्मल ट्रेन में भी लगी रहेंगी, उस तरह की फैसिलिटी के, ये कहा गया है फिलहाल, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो इसके तहत क्या है कि उड़ान योजना, आप सबने देखा है, उड़ान स्कीम के तहत क्या होगा? एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा। ये हमारे एक एग्जाम में भी आया था, मुझसे हालांकि गलत हो गया था। उड़ान योजना, इसमें सिटी में क्या है, सिटी में एयरपोर्ट का एक्सपांशन से ये रिलेटेड है, ठीक है। इसमें प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शहरी विकास में इससे वो होगा, हाँ, प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत नमो भारत ट्रेन एक चली है, जैसे दिल्ली मेरठ के बीच में है, तो उस तर्ज पे ट्रेनें और चलाई जाएंगी। अब कुछ और वो है कि एक है इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो एक संख्या मैं आपको यहाँ से देख के बता रहा हूँ कि जैसे देखिए, नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर की अभी हमारी हो गई है? 1,44,634 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रेजेंट में भारत देश में है। 2015 में ये 57,991 किलोमीटर थी। नोट कर लीजिए अगर जिसको नोट करना है। फिर दूसरी अगर हम बात करें कार्गो, तो 720 मेट्रिक टन, ठीक है। और पहले 581 मेट्रिक टन इतना लोड उठा सकते थे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक रेल रूट की अगर बात करें, तो 50,394 किलोमीटर अभी है प्रेजेंट। अब 22,224 2015 में थी, ठीक है। फिर एयरक्राफ्ट मूवमेंट 25 अभी प्रेजेंट में, पहले 16 हुआ करते थे एयरक्राफ्ट मूवमेंट। फिर नंबर ऑफ एयरपोर्ट की संख्या वर्तमान में भारत में 149 है, पहले ये हुआ करती थी संख्या 74। तो इस तरह से कुछ फिजिकल जो इम्प्रूवमेंट होना है वो इसके डाटा दिया गया है, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मतलब सतत विकास मतलब ऐसे विकास करना है कि भविष्य के लिए भी हमारे लिए चीजें उपलब्ध रहें, हम ही ना सब खत्म कर दें, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर 3-4 चीजों की बात की है। जीरो कार्बन 2000 कब तक? 70, सॉरी
2070 तक जीरो कार्बन नेट करना है। और हाँ, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या था यार, हाँ, रूप टॉप जो सोलराइजेशन है इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ हाउस में, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बचेगी और एनर्जी हम उपलब्ध करवा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है कि नंबर, अभी आप देखते होंगे कि रूफ टॉप सोलराइजेशन मोस्टली ऑफिस में कहीं लगा है, कहीं किसी स्कूल में लगा है, कहीं ऐसे ही वेयर हाउस में लगा है, बाकी घर में कोई लगाता नहीं, तो घरों में लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये एक बहुत बड़ी चुनौती क्या मतलब अच्छी पहल है कहा जाए तो, ठीक है। और विंड एनर्जी के लिए फंडिंग की जाएगी, मतलब पवन चक्की के लिए कोल जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और ई बसेस को बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल, एक चीज और डिस्कस किया गया, फॉसिल फ्यूल मतलब कि अगर कोयला देखा जाए, पेट्रोल खोला जाए, इनमें रिलायबिलिटी हम कम करके थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनसे पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पोल्यूशन नहीं होता। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल वाले हम फ्यूल को कम यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ डाटा दिया गया है कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। अंडर किस स्कीम के दिया गया होगा? PMUY, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग एलपीजी कनेक्शन 10 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं। और क्या डाटा दिया गया है? ट्यूबलाइट 23.6, इस काउंट मत करिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्या क्या चीजें होती है। जैसे मैंने बोल रहा हूँ, मैं भी देख के बोल रहा हूँ क्योंकि ये डाटा याद करना इतना आसान नहीं है। तो 23.6 लाख ट्यूबलाइट प्रोवाइड की गई हैं। और उजाला योजना के अंतर्गत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल की गई हैं। तो इस तरह का डाटा दिया गया है। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं कि आखिर सरकार, कुछ टर्म होते हैं, जैसे एक होता है करंट अकाउंट डिफिसिट। तो करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है कि सरकार ने ये बोला है कि ये घाटा है हमारा। अब घाटा है का मतलब समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा कि करंट अकाउंट डिफिसिट है क्या, ठीक है ना। अब देखिए एक टर्म है यहाँ पे, देखिए CAD, करंट अकाउंट डिफिसिट। करंट अकाउंट डिफिसिट आसान भाषा में ये समझिए कि हमने जितना एक्सपोर्ट किया और हमने जितना इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच का गैप। जैसे हमने कुछ चीज एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए कपड़ा एक्सपोर्ट किया 1,000 रुपए का, और हमने कुछ चीज, मान लीजिए मोबाइल इंपोर्ट किया विदेशों से 1,200 रुपए का, तो खर्चा हमारा ज्यादा कहाँ? हमको भेजने पे 1,000 मिला और हमने खरीदा 1,200 का, मतलब 200 रुपए का हमारा घाटा हुआ है। तो यहाँ पर CAD हमारा घाटा है सरकार के हिसाब से, ठीक है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या हुआ है? तो अनएम्प्लॉयमेंट लगभग घटा है। सरकार कभी नहीं कहती कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, तो घटा है। उन्होंने डाटा भी 2017-18 में ये 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता था, अब जाके ये 3.2% के आसपास ये रह गया है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें हुई। अब थर्ड है डिजिटल ट्रांजेक्शन। डिजिटल ट्रांजेक्शन आपको ऑब्वियस सी बात है, पता ही है कि बढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद GST कलेक्शन, तो GST कलेक्शन भी हमारे देश में अभी जाके ये बढ़ा ही है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ये जाके घटी है। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कैसे घटी है, लेकिन ये उन्होंने डाटा दिया है 2014 में 9% थी और ये जाके अभी 5.5 पे आसपास में आ गई है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की दर इस तरह घटी बढ़ी है। ये हमारा कहना नहीं है, ये सरकार का रिपोर्ट है, बजट है, उसके तहत है, ठीक है ना। अब कुछ और चीजों पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें इस बार है नहीं मामला, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा ये कर लेंगे कि आखिर ये बजट का साइज कितना था। तो बजट का साइज 47.66 लाख करोड़, 43.66 लाख करोड़ का इस बार बजट था। और ये बजट को कुछ मिनिस्ट्री में दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा हम सबको मालूम है, लगभग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा बजट ये रहता ही है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को 2.78 करोड़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स को 2.13 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को 2.03 लाख करोड़ दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को 1.27, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर को 1.68 करोड़, तो रूरल डेवलपमेंट 1.77। तो सब कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा एलोकेशन हर बार किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है डिफेंस में हमको पैसा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है और ज्यादा लगना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिफेंस को आप जितना देंगे हमारे आर्मी, हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षा लोगों को, तो उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस होगा, तो वहाँ और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुल ओवरऑल रहा है 47.66 करोड़, बाकी अलग अलग बहुत सारा और डिफेंस मिनिस्ट्रीज को दी गई है। ठीक है, टैक्स प्रपोजल की बात करें जिसका हम सब लोगों को इंतजार रहता है, तो टैक्स प्रपोजल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो पहले होता था कि आपका 7 लाख के बाद ही टैक्स लगना शुरू होगा, वो आपने हमने वीडियो में बताया था पिछले साल के, तो आप देख लीजिएगा, उस तरह है। स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, और सब पुराना ही है कि कारपोरेट टैक्स 22% लगेगा, जो पहले से एग्जिस्टिंग कारपोरेट है, डोमेस्टिक कारपोरेट, और 15% नए जो कारपोरेट खुलेंगे उनमें लगेगा, बस इतना ही है, वो सब पहले से है। ठीक है, अब कुछ है हम लोगों को ये समझेंगे कि आखिर बजट में एक मोटा मोटा हम लोग को जानने की इच्छा होती है कि सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास आता कहाँ है, हमारे पास मीन्स कि हमारी सरकार के पास आता कहाँ से। तो सबसे देखिए यहाँ पे बारोइंग मतलब चौक गए होंगे कि आप कह रहे हैं उधार। हाँ, बारोइंग से 28% पैसा आता है। सोचिए 28% हम कहाँ कर्जा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग और बैंक है ना, IMF से, तो यहाँ से हम लोग कर्जा लेते हैं, तब जाके 28% कर्जा यहाँ से पैसा हमारे देश में आता है, समझते चलिएगा आप। ठीक है, फिर इनकम टैक्स से हमारा 19%, लगभग 20% के आसपास इनकम टैक्स जो हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स पेयर, तो 20% सरकार के पास पैसा आता है। कारपोरेट टैक्स 17% आता है। सोचिए, कारपोरेट टैक्स से कम आता है, इनकम टैक्स से ज्यादा आता है, और ईमानदारी से लोग भरने लगे ना तो और ज्यादा आएगा। जीएसटी 17%, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ से 17% आता है। ये लगभग मोटा मोटा 4-5 हमने बताया कि कहाँ कहाँ से मेन पैसा हमारा आता है। अब ये आता है, अब लोगों को लगता आ तो गया, अब जाता कहाँ है पैसा, हम खर्चा कहाँ करते हैं सरकार, तो सरकार पैसा खर्चा करते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो हमने जो उधार लिया, अब हम उसका उधार लिए हैं किसी का, तो उधार में चुकाना भी पड़ेगा, ये आप सबको पता है। तो इंटरेस्ट में 20% पैसा हमारा चला जाता है, जैसा आया उतना गया। सोचिए किसी काम का नहीं। स्टेट शेयर टैक्स ड्यूटी, केंद्र सरकार को क्या करना पड़ता है, जो टैक्स आता है ना, तो उसमें स्टेट को भी दिया जाता है पैसा, तो वो देने में 20% पैसा चला जाता है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें 16% पैसा चला जाता है, और फिर 8% लगभग फाइनेंस कमीशन और अदर चीजों में चला जाता है। ये मोटा मोटा कहाँ खर्च होता है, ये हिसाब किताब है। ठीक है ना, अब इतनी सारी चीजें हैं। इस बार का बजट हालांकि बहुत ज्यादा वो नहीं है, पर यह है कि इसमें सारा कुछ छोटे बजट सबसे बहुत कम लंबे से, मतलब लगभग 1-8 घंटे में FM ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको कंक्लूड किया है, क्योंकि 2-2.5 महीने का ही काम है। उसके बाद फिर जो नई सरकार बनेगी जुलाई में, एक बार फिर से उनको बजट बनाने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को गिनवाया गया है और वही कुछ चीजें निकल के आई हैं बस। तो इस बार बजट में ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो फिलहाल हम लोग बस इसी को बात किए, उसके बाद हम लोग चलते हैं एकदम लास्ट की ओर कि हाँ बजट में, हाँ GDP का एक चीज और बताना, GDP का 6.1% लगभग डायरेक्ट टैक्स से होने वाला है, 4.9% हमें इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होता है। टैक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स वगैरह होता है 6.1%, और लगभग 4.9% में इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST वगैरह ये सब मिला के प्राप्त होता है। तो ये तो रही हमारी टैक्स की बात है। और हाँ, एक बार फिर से बजट शब्द हमारे उसमें कहीं है नहीं। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इसको बोला जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार भी 1 फरवरी को किया, ये 6वीं बार उनका था।
तो ये बजट में चीजें रही, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने डाटा अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से। जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं तो अपना ध्यान दीजिए कहाँ पे हमको जरूरत है क्या नहीं, खर्चा कहाँ से आता है कहाँ जाता है, ये चीजें आपको सीखने को मिले होंगे। तो बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए इस YouTube चैनल को, और आपको कमेंट कुछ करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।